यस, सो लास्ट टाइम हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ बेसिक कंसेप्ट स्टडी किए थे जो हमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में स्टडी किए हैं। तो 11th के कंसेप्ट स्टडी करने के बाद अभी हम 12th स्टैंडर्ड के कंसेप्ट जो है वो हम अभी स्टार्ट करेंगे। तो 12th स्टैंडर्ड में इवन उसका जो थोड़ा पार्ट जो है वो तुमने ऑलरेडी 11th स्टैंडर्ड में लास्ट सेक्शन में देखा भी है। तो वो हम एक बार रिपीट करेंगे फिर से, क्योंकि गॉस थ्योरम और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का जो कंसेप्ट है वो तुमने ऑलरेडी डिटेल में डिस्कस किया है 11th स्टैंडर्ड में, बट दैट इज एक्चुअली वेरी बेसिक पार्ट to continue further in the 12th standard, and that's why it is required to revise it again. तो अभी यहाँ पे हम वो देखेंगे फटाफट कि what is Gauss law और Gauss theorem and what is the concept of electric flux. देखो अभी यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंसेप्ट जो हमने लास्ट टाइम भी कल भी हमने उसको थोड़ा डिस्कस किया था, तो लेट अस कंटिन्यू द सेम। ओके, सो होप सो सभी को स्क्रीन तो दिख रहा है। तो अभी देखो यस, अभी सपोज एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास है जो कि इस तरह से उसके लाइंस ऑफ फोर्स हमको दिख रहे हैं, ठीक है। और अभी सपोज कि यहाँ पे एक छोटा एक एरिया हम ले लेते हैं। वी कैन टेक अ स्मॉल एरिया ऑफ दिस इन दिस स्क्रीन और इन दिस इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखो ठीक से यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो सपोज है E, ओके। तो E is the electric intensity of this electric field, okay, which is directed from left to right, okay. And now suppose that a small element of area ds is already kept inside the देखो यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, ये एलिमेंट हमने इस स्क्रीन के अंदर या इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा हुआ है। दिख रहा है सबको? ये जो छोटा एलिमेंट दिख रहा है वो उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वी कैन से ओके। तो अभी इस एलिमेंट के अंदर से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कितना होगा, तो हम कैसे निकाल सकते हैं उसके लिए। अभी देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स मतलब क्या होता है, द अमाउंट ऑफ और द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स पासिंग थ्रू दिस एरिया। तो इस एरिया में से पास होने वाले सारे जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्स है तो उसको ही हम बोलेंगे फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो कि निकाला जाएगा इस तरह से, जिसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि डी फाई, जैसे हमने कल भी प्रूव किया था कि डी फाई इज एक्चुअली इक्वल टू इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी E मल्टीप्लाइड बाय ds। ds मतलब एरिया, ठीक है। इस पूरे जो एलिमेंट का जो एरिया है वो सपोज ds है, ओके। अभी इस एलिमेंट के साथ हम क्या करते हैं, एक वेक्टर नॉर्मल भी ड्रॉ करते हैं, ठीक है। वी कैन टेक ड्रॉ अ नॉर्मल टू दिस एरिया एंड सपोज दिस इज अ नॉर्मल। ये देखो ये नॉर्मल है, ठीक है। अभी इस नॉर्मल का जो डायरेक्शन है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के साथ कितना एंगल कर रहा है, तो हम बोल सकते हैं 0, नो डाउट। द नॉर्मल ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड, नॉर्मल ऑफ दिस एरिया इज मेकिंग एन एंगल 0 विद द इलेक्ट्रिक फील्ड। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 0 एंगल वो बना रहा है। और इसी वजह से क्या होता है कि देखो
कि जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है इस एरिया में से पास होने वाला, तो वो पूरा का पूरा फ्लक्स जा रहा है। वी कैन शो दिस इन द डायग्राम। एक डायग्राम से तुमको ये क्लियर पता चलेगा। देखो ठीक से, यस, सी द डायग्राम। ये डायग्राम दिख रहा है सभी को? इसके अंदर हम देख सकते हैं यहाँ पे कि अगर सपोज वो एरिया अगर इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, तो उस केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इन दिस केस कैन बी गिवन बाय द प्रोडक्ट ऑफ दिस इंटेंसिटी एंड द एरिया इटसेल्फ। तो ये इंटेंसिटी और एरिया इन दोनों को सिंपली हमको मल्टीप्लाई करना होता है, तो इससे हमको फ्लक्स मिल जाता है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे इस केस में, फाई इज इक्वल टू ई इंटू ए। ये सिंपल सा फॉर्मूला जो है वो बनेगा फॉर्मूला फॉर फ्लक्स। ओके, एंड इफ सपोज दिस एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस, जैसे यहाँ पे इस डायग्राम के अंदर हमको जो दिख रहा है दूसरे वाले डायग्राम के अंदर, कि अगर वो एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, देखो ठीक से, ये एरिया जो है यहाँ पे अभी इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में है और जो एरिया है वो ऑलरेडी उस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है। तो ऐसे केस में हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन दिस केस वी कैन सी द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल एरिया is going to be zero. No electric flux is passing through this surface area. So we can say that this area flux in this case will actually be equal to zero in this case. तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो जीरो बन जाएगा। उसका हम इसका ही जनरलाइज स्टेट हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इन जनरल वी कैन से, देखो ये दो एक्सट्रीम केसेस हमने अभी देख लिए। एक पहले केस में क्या देखा हमने, सबसे पहले केस में देखा, ये सपोज पहला केस है और ये दूसरा केस है। तो फर्स्ट केस में हमने ये देखा कि जब एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को परपेंडिकुलर हुआ करता है तो उस केस में हमको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। बिल्कुल, ये देखो ये वाला फॉर्मूला लगता है जब ये सिचुएशन होता है, करेक्ट है। और दूसरी तरफ अगर हम समझते हैं कि ये जब एरिया इस इलेक्ट्रिक फील्ड को पैरेलल है ऑलरेडी, तो ऐसे केस में जो फ्लक्स है वो जीरो बन जाता है। नो फ्लक्स इज पासिंग थ्रू दिस एरिया जस्ट बिकॉज द एरिया इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इस एरिया को कट करने वाले कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं होंगे, ठीक है। लेकिन अभी अगर मान लो कि ये एरिया जो है वो ना पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है, बल्कि वो अगर इस तरह से टिल्टेड है, देखो ठीक से, ये एरिया जो है वो ऐसे थोड़ा सा हम टिल्ट कर देंगे किसी ना किसी एंगल पे, अगर वो टिल्टेड है तो उस केस में क्या होगा, तो ऐसे हालत में हमको ये उसका जो वेक्टर नॉर्मल है वो भी हमको टिल्ट करना पड़ेगा, देखो ठीक से। So we'll have to tilt this vector normal slightly and so that it becomes perpendicular like this. तो अभी यहाँ पे सपोज ये वेक्टर नॉर्मल जो है वो अगर हम टिल्ट करते हैं और अगर उसको इस तरह से यहाँ पे रखते हैं, तो ये जो उसका वेक्टर नॉर्मल है वो अभी कितना एंगल कर रहा है इस इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, वो हम मेजर कर सकते हैं अभी आराम से। देखो ये वाला डायरेक्शन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, करेक्ट है। और एट द सेम टाइम ये जो डायरेक्शन है ये इलेक्ट्रिक इस वेक्टर नॉर्मल का डायरेक्शन दिख रहा है हमको। तो अभी हमको इस वेक्टर नॉर्मल के और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में का जो एंगल है वो हमको मेजर करके लेना है। लेट अस अज्यूम इट एज थीटा। देखो ठीक से, इसको अगर सपोज थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो हम देख सकते हैं आराम से, द एंगल बिटवीन दीज टू, दैट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द वेक्टर नॉर्मल इज गोइंग टू बी थीटा। और यहाँ पे ये समझ सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे ई है, ये इस तरफ है ई, और ds बार जो है, ये जो वेक्टर नॉर्मल होता है किसी भी एरिया का जो वेक्टर नॉर्मल है उसको हम ds बार से डिनोट करते हैं, ds बार, रिमेंबर। एंड नाउ वी हैव टू रिजॉल्व दिस ds बार इनटू टू कंपोनेंट्स एक्चुअली। तो इस ds बार को हमको दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करना होगा। सो लेट अस डू दैट। So ds bar is going to be resolved into two components. Okay, so one component will be along this ds bar intensity, and other one will be
perpendicular to the intensity, or we can also resolve this intensity. तो intensity को अगर चाहिए तो हम intensity को भी resolve कर सकते हैं बिल्कुल. So let us resolve intensity. तो अभी ये intensity तो वैसे इस तरफ जा रहा है, intensity का direction horizontal direction में है, no doubt. But if we resolve it into components, then we can get its one component to be perpendicular to ds and other one is parallel to ds. तो अभी अगर suppose हम ये इसका एक component देखेंगे, ये वाला component suppose consider कर लो, ये देखो, ये जो है, ठीक है, इसको हम बोल देंगे चाहिए तो it's called as e into sin theta. This is going to be e sin theta. ओके और दूसरा जो कंपोनेंट है यहाँ पे देखो ठीक से, ये वाला इस डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट है, तो इसको हम बोल सकते हैं आराम से e cos theta. ओके, सो दिस कंपोनेंट इज एक्चुअली e cos theta. ठीक है, अभी along with all these things, so e sin theta कंपोनेंट जो है वो इस एरिया में से परपेंडिकुलर तो नहीं जा रहा है कि नहीं. तो हम देख सकते हैं आराम से कि ये जो e sin थीटा कंपोनेंट है उसके बारे में यही सिचुएशन हमको मिल रहा है, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं. ये जो सिचुएशन है कि नहीं, e sin थीटा जो कंपोनेंट है उसके लिए ये वाला सिचुएशन हो गया, और e cos थीटा जो कंपोनेंट है उसके लिए ये वाला सिचुएशन हो रहा है. करेक्ट है. और इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं यहाँ पे कि दिस e cos थीटा कंपोनेंट हैज टू बी कंसिडर्ड इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द फ्लक्स. रिमेंबर, तो फ्लक्स निकालने के लिए यहाँ पे हमको सिर्फ और सिर्फ e cos थीटा वाला जो कंपोनेंट है वही हमको यहाँ पे कंसिडर करना होगा. तो इसलिए यहाँ पे एक्चुअल फॉर्मूला जो फ्लक्स का है वो क्या हमको मिलेगा, तो वो हम लिख सकते हैं आराम से कि द फॉर्मूला फॉर द फ्लक्स इन दिस केस विल एक्चुअली बी d phi is equal to e cos theta and that is to be multiplied with ds here. तो देखो ठीक से ये ds और e cos theta इन दोनों का हमको प्रोडक्ट करना है, e cos theta को ds से मल्टीप्लाई करना है, तब जाके हमको एक्चुअली फ्लक्स मिलने वाला है. तो देखो यहाँ पे ठीक से अगर ये फ्लक्स हमको मिल गया तो इसको हम और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं. देखो कैसे, क्योंकि हमको पता है कि इसको अगर हम लिखेंगे इस तरह से e इंटू डी एस इंटू कॉस थीटा, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोल सकते हैं. देखो क्योंकि हमने ऑलरेडी पढ़ा है स्केलर्स एंड वेक्टर्स चैप्टर के अंदर कि a इंटू बी इंटू कॉस थीटा माना क्या होता है, एक्चुअली a बार डॉट b बार हुआ करता है. तो अगर ये बात यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको मिलता है d फाई इज इक्वल टू e बार डॉट ds बार. तो ये अच्छी तरह से हमको याद रखना है. तो इस सेक्शन के अंदर हमने क्या देखा, देखो इससे कि we have seen already that whenever there is a flux passing through some area, then we have to resolve this intensity into two components, one of which is going to be perpendicular to the area and the other one is going to be parallel to the area. But we have to leave this parallel component and we have to consider this perpendicular component only. तो ये जो perpendicular component है वही हमको consider करना होता है, और इसी वजह से हम यहाँ पे ये component consider करते हैं. e cos थीटा को हम ds के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जिससे ही हमको एक्चुअल फॉर्मूला मिल जाता है फ्लक्स का, जो कि e ds cos थीटा है या e बार डॉट ds बार है. चलो ठीक है, ये तो हमने समझ लिया. बट अभी हम ये देखेंगे कि अगर सपोज हमारे पास इरेगुलर सरफेस है, ठीक है, वी हैव द इरेगुलर सरफेस लाइक दिस. अगर इस टाइप का ऐसा इरेगुलर सरफेस हमारे पास है एंड सपोज दिस इरेगुलर सरफेस इज केप्ट इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसको अगर हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर रखा है, जैसे फॉर एग्जांपल ये इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज यहाँ पे, this is suppose electric lines of force which are directed from left to right. Okay, so this is suppose the electric lines of force,
and this irregular surface is kept inside this electric field whose intensity is going to be E suppose. ओके ठीक है, तो ये हो गया। अभी हमको क्या करना है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हमको इस पूरे एरिया को डिवाइड करना है बहुत सारे एलिमेंट्स के अंदर, छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर हमको इसको डिवाइड करना होगा। एंड लेट अस कंसीडर वन स्मॉल एलिमेंट विच इज एट दिस पॉइंट हियर। तो ये एक छोटा एलिमेंट हम कंसीडर करेंगे, सपोज चलो यहाँ पे एक सपोज छोटा एलिमेंट है, ठीक है। अभी इस एलिमेंट के ऊपर हमको फ्लक्स निकालना है, इस एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स निकालना है। उसके लिए क्या करना होगा, देखो यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो E है, नो डाउट। और अभी ये जो एरिया है, ये एरिया यहाँ पे इस ऐसा ओरिएंटेशन है उसका जिसका नॉर्मल हम देख सकते हैं आराम से इस डायरेक्शन में है। देखो इस एरिया वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में रहेगा। ओके, अभी इस एरिया वेक्टर को हम अगर ds बार बोल देते हैं, सपोज इसको हम ds बार बोल दिया, दिस इज सपोज ds बार। ओके, नाउ दिस ds बार हैज टू बी रिजॉल्व्ड इनटू टू कंपोनेंट्स। ओके, तो इसमें से जो ds बार जो है इसको भी हम दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं आराम से, जिसमें से ये एक कंपोनेंट जो है, जो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वो ds cos थीटा कहलाएगा। ये देखो ये वाला कंपोनेंट उसको हम बोल सकते हैं, एक्चुअली दिस इज डिनोटेड बाय ds cos थीटा and this component has to be considered here। तो यहाँ पे ये ds into cos थीटा ये कंपोनेंट हमने यहाँ पे कंसिडर किया, और ये कंपोनेंट हमको इस E बार के साथ मल्टीप्लाई करना है, जिससे ही हमको इसमें से पास होने वाला फ्लक्स मिल जाएगा। देखो इस एरिया में से पास होने वाला फ्लक्स निकालने के लिए कितना मिलेगा हमको, तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला है d phi which is going to be equal to E into ds into cos थीटा। ओके, तो ये हो गया इस एलिमेंट में से पास होने वाला फ्लक्स। इन द सेम वे वी कैन टॉक अबाउट अनदर एलिमेंट हियर व्हिच इज लोकेटेड एट दिस पॉइंट हियर। तो यहाँ पे एक एलिमेंट होगा, उसका भी तो एक एलिमेंट होगा, उसका भी तो वेक्टर नॉर्मल बनेगा इस डायरेक्शन में, जिसका एंगल अलग होगा कुछ, ठीक है ना। इट विल बी इंक्लाइंड एट डिफरेंट एंगल विद द सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हियर, and we can consider that ds and a component of this ds along the electric field which will be called as ds cos theta once again, and if we multiply it by intensity then we can get the actually the flux passing through that element here। तो ये d phi जो है वो उधर का इंटेंसिटी, उधर का ds और उधर का cos theta, इनको मल्टीप्लाई करके मिल जाएगा। the same procedure can be repeated for every point here। तो देखो यहाँ पे एक एलिमेंट हमारे पास है सपोज, तो यहाँ पे भी हम वही कर सकते हैं आराम से। जो तो यहाँ पे ये जो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी के साथ ये जो एंगल बना रहा है वो एंगल हमको यहाँ पे मेजर करना होगा, जो कि यहाँ पे कुछ कम होगा थोड़ा सा, और उसका जो इंटेंसिटी के साथ जो प्रोडक्ट है मल्टीप्लिकेशन है वो हमको कंसिडर करना होगा, जिसको हम बोल देंगे E into ds into cos theta, जिसको हम d phi बोलेंगे, that is the flux passing through this element here। okay, now this d phi becomes actually equal to E into ds into cos theta, and in the same way here at this element also, यहाँ पे भी एक एलिमेंट कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे भी एक जो ये है उसका वेक्टर एरिया हम कंसिडर कर सकते हैं, जिसका मैग्नीट्यूड ds बार होगा, या उसका जो ये है वेक्टर नॉर्मल उसका ds बार होगा, और उसका अगर हमने इंटेंसिटी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट लिया, मतलब इसका रिजॉल्व पार्ट जो है वो अगर इंटेंसिटी के साथ मल्टीप्लाई किया, तो उससे हमको इसके अंदर पास होने वाला जो फ्लक्स है वो हमको मिल जाएगा आराम से। इसमें से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो मिल जाएगा, जो कि रहेगा d phi which is going to be equal to E into ds into cos theta at this element here। तो देखो अबे हर पॉइंट पे क्या हो रहा है ना कि एलिमेंट तो बदलते जा रहे हैं, ठीक है, एलिमेंट्स टू एलिमेंट्स बदलते जा रहे हैं, लेकिन फॉर्मूला नहीं बदल रहा है, फॉर्मूला वही है। देखो ठीक से ये वेक्टर नॉर्म एरिया है ds बार, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगा E सपोज है, तो उसके साथ इस ds cos थीटा का हमको डॉट प्रोडक्ट लेना होगा, जिससे ही हमको एक्चुअली मिलेगा d phi, that is the flux passing through that particular element there। तो इस तरह से in this way we can find out the intensity or electric flux passing through each and every element on this surface, and we can add all these flux together so as to get the total flux passing through this whole area। Remember,
तो ये पूरे एरिया में से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो कैसे हमको मिलेगा, तो उसके लिए हमको फाई जो है ये यूज करना पड़ेगा फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ इंटेंसिटी E into ds into cos theta, where this integration is carried out at every point here like this। तो जितने भी सारे एलिमेंट्स यहाँ पे इस पोर्शन के अंदर है, इस सरफेस एरिया के अंदर है, तो उन सारे एलिमेंट्स के ऊपर हमको ई डी एस कॉस थीटा निकाल निकाल के ऐड करना होगा, तब जाके हमको ये टोटल फ्लक्स मिलेगा इस सरफेस में से पास होने वाला। याद रखो ठीक से। तो द सेम थिंग कैन बी एक्सप्रेस्ड हियर in this diagram, see here। yes, see the diagram। यहाँ पे हम देख सकते हैं आराम से कि किस तरह से ये हर एलिमेंट के ऊपर ये जो है ये एक छोटा एलिमेंट है इस सरफेस का, और ये एलिमेंट है, इसका एरिया सपोज डी ए हमने मान लिया है, डी ए ये इंटेंसिटी है और ये उसका नॉर्मल है। तो इन दोनों का जो, इनके दोनों के बीच में जो एंगल है वो यहाँ पे थीटा है, और इसलिए हमको इसको रिजोल्व करना पड़ेगा, और डीए को रिजोल्व करके डीए कॉस थीटा कंसिडर करना पड़ेगा, और ई के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जैसे ही हम कंसिडर करते हैं ई इंटू डी ए इंटू कॉस थीटा और उसको इंटीग्रेट करते हैं, तो हमको क्या मिलता है, द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस होल क्लोज सरफेस विच इज केप्ट इन सम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइक दिस। ये पूरे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जो सरफेस रखा हुआ है, तो उसके अंदर हमको इलेक्ट्रिक, उसमें से पास होने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो हमको इस तरह से मिल जाता है। चलो ठीक है। और अगर सपोज कोई क्लोज सरफेस है तो उसमें से भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होता है वो निकालने के लिए वही हमको करना है। लेकिन सिर्फ हमको एक बात याद रखनी है कि इसमें साइन कन्वेंशन देखो क्या है। साइन कन्वेंशन कभी उसको पॉजिटिव लेने का और कभी निगेटिव लेने का। तो ये जो इंटेंसिटी और डीएस इन दोनों के बीच में का जो एंगल है, वो एंगल अगर एक्यूट है तो हमको इसको पॉजिटिव कंसिडर करना है, और अगर वो एंगल ऑब्ट्यूज बनता है तो उस केस में वो नेगेटिव कंसिडर किया जाता है। तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। चलो ठीक है। नाउ वी आर इन अ पोजीशन टू अंडरस्टैंड व्हाट इज गॉस थ्योरम। ओके, बट गॉस थ्योरम समझने से पहले हमको ये समझना होगा व्हाट इज द सॉलिड एंगल। ओके, सॉलिड एंगल का ये कंसेप्ट जो है वो हमको समझना है अच्छी तरह से। व्हाट इज सॉलिड एंगल? सी हियर, सपोज देयर इज अ, अभी चलो प्लेन एंगल कैसे डिफाइन करते हैं ये तुमको पता है ऑलरेडी, ठीक है। So if suppose we have an angle like this, then every angle is considered to be part of a circle, right? तो ये जो एंगल है इसको हम एक सर्कल के पार्ट की तरह ट्रीट करते हैं। मान लो ये एंगल है और इसको हम एक सर्कल के पार्ट की तरह अगर ट्रीट करते हैं, okay, see here, suppose this is a vertex and this is going to be the okay। Now if we draw a small circle like this, okay, तो अभी यहाँ पे क्या है ना, देखो ठीक से, इसका इस एंगल का मेजरमेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये जो आर्क दिख रहा है हमको, ये आर्क लेंथ इधर से लेके इधर तक का, देखो ठीक से, ये जो आर्क लेंथ है इसको अगर हम मान लेते हैं s, और इस सर्कल का जो रेडियस है, रेडियस उसको अगर हम मान लेते हैं r, तो हम समझते हैं कि ये जो एंगल थीटा है, दिस थीटा इज एक्चुअली गोइंग टू बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ आर्क टू रेडियस, नो डाउट। अभी ये आता है, ये दिस इज द डेफिनेशन ऑफ प्लेन एंगल एक्चुअली, नो डाउट। नाउ वील सी दैट if suppose we take this circle to be this angle to be a part of a large circle, then will the angle change? No। see here, अगर ये सेम सर्कल सेम एंगल जो है वो अगर हमको मेजर करना है, तो we can consider that angle to be a part of a large circle like this। ओके, यहाँ पे अगर हम ये बड़ा सर्कल अगर कंसिडर करते हैं,
ये देखो, this is a bigger circle, but now this arc is intercepted by this circle here can be considered to be s dash. Suppose यहाँ पे जो आर्क इंटरसेप्टेड है वो s डैश है, और इस बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो भी जरूर ज्यादा रहेगा, मे बी r डैश होगा सपोज। तो अभी यहाँ पे होता ऐसा है ना कि s डैश अपॉन r डैश, ये रेशियो अगर हमने लिया तो ये रेशियो भी एंगल थीटा के बराबर आ जाता है। दैट मीन्स दिस एंगल नेवर चेंजेस। ये जो एंगल बनता है वो कभी भी चेंज नहीं होता जब तक हम ये एंगल जब तक चेंज नहीं करते हैं तब तक ये जो रेशियो है दिस आर्क टू रेडियस ये रेशियो और दिस आर्क टू दिस रेडियस ये रेशियो ये कभी बदलता नहीं है, और इसीलिए इस रेशियो को ही हम एंगल के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। याद रखो ठीक से, एंड दैट्स व्हाई वी हैव द फॉर्मूला that is the angle is equal to arc upon radius, and using this formula we can get the total angle, full angle of a circle. What is the full angle of a circle? तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो टोटल सर्कमफरेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा 2 pi r and that is to be divided by radius r। देखो क्योंकि पूरा जो सर्कल है, पूरा सर्कल, तो समझो कि ये जो है, ये मान लो हम एंगल मेजर करना चाहते हैं और ये जो एंगल है वो पूरे सर्कल का एंगल हमको मेजर करना है। देखो ठीक से, ये पूरा सर्कल कंसिडर कर लिया, तो अभी यहाँ पे जो है ये सपोज रेडियस उसका है, और यहाँ पे हमने स्टार्ट किया और यहाँ पे फिर से हम आ गए एक पूरा चक्कर काटने के बाद, राइट। अच्छा, अब ये पूरे सर्कल का सर्कमफरेंस कितना है, तो हम ये बोल सकते हैं 2 पाई r, करेक्ट है। दैट विल बी द आर्क लेंथ, ये पूरा जो आर्क लेंथ है वो हमको मिल जाएगा 2 पाई r, और यहाँ पे जो रेडियस से उसको डिवाइड करना है तो ये इससे क्या होता है कि रेडियस रेडियस कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमको मिलेगा 2 पाई रेडियन। तो 2 पाई रेडियन इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ अ फुल सर्कल, तो इसीलिए हम ये पूरे सर्कल का जो एंगल है उसको 2 पाई रेडियन बोलते हैं। याद रखो ठीक से। अभी पाई का मतलब क्या है, 3.14, रिमेंबर। तो 2 into 3.14 रेडियन will be the angle of a full circle which is expressed as 6.28 in radian। तो 6.28 रेडियन एंगल मतलब ही फुल सर्कल का एंगल होता है। और अगर एक सेमी सर्कल का एंगल अगर हमको चाहिए, सेमी सर्कल, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये जो आधा सर्कल है इसका एंगल निकालने के लिए इस 2 पाई को डिवाइड करना पड़ेगा, तो उससे हमको ये मिल जाएगा पाई रेडियन सिंपली, एंड हेंस वी कैन गेट दिस एज यस 3.14 रेडियन, करेक्ट। तो यहाँ पे इसको हम अगर लिखेंगे 3.14 तो ये बन जाएगा 3.14 रेडियन, एंड दिस इज गोइंग टू बी द angle in radian। Okay, now we'll see, this is all about the angle in radian, and that is we already studied in the previous standards। Okay, but here we'll see, अभी हमको ये डिस्कस करना है कि सॉलिड एंगल क्या होता है। देखो ठीक से, what do you mean by solid angle is, suppose we have a solid angle just like ओके तो सॉलिड एंगल क्या होता है, देखो ठीक से कि कोई भी एक आइसक्रीम कोन जो होता है, सपोज आइसक्रीम कोन हमारे पास है, तो वो सपोज इस तरह से होता है, ये मान लो एक आइसक्रीम कोन है, तो वो भी तो एक तरह से एंगल ही होता है कि नहीं। सपोज ये एंगल है, अभी हमको सपोज मेजर करना है, हाउ कैन वी मेजर दिस। सो इन ऑर्डर टू मेजर दिस वी विल हैव टू कंसिडर दिस टू बी पार्ट ऑफ अ स्फीयर। रिमेंबर, every every solid angle is considered to be a part of sphere।
Now again, if we draw a sphere like this, suppose एक sphere हमने draw किया यहाँ पे, taking the vertex of this angle as a center, okay? तो इसको center लेके अगर हमने एक sphere draw किया, ये देखो ऐसा स्पीयर ड्रॉ किया, ठीक है। तो अभी इस स्पीयर के सामने एक कुछ ना कुछ आर्क हमको मिल रहा है यहाँ पे। तो ये जो इसका सामने वाला जो सरफेस एरिया है, उस सरफेस एरिया को हम कह देंगे ds, suppose, okay? ds is going to be the surface area of this whole surface, and that is to be divided by r square. If suppose this radius of this sphere is going to be r, suppose, then ds upon r square actually is called as the solid angle, and this is denoted by d omega. Remember, so d omega is the solid angle here. तो याद रखो ठीक से, this is the solid angle, definition of solid angle. So every solid angle is defined as ds upon r square. अभी इसमें भी याद रखो ठीक से कि अगर सपोज ऐसा हम ये सॉलिड एंगल जो है वो अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे, इफ यू हैव दिस सॉलिड एंगल, ये सॉलिड एंगल जो है वो अगर हम बढ़ाते चले जाएंगे तो क्या होगा कि पूरे स्फीयर का ही एंगल हमको मिल जाएगा, एंड दैट विल बी एक्चुअली द होल सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर व्हिच इज 4 पाई r square, and that is to be divided by r square, and this will be the total solid angle of a sphere. Remember, total, na? So total solid angle of the sphere will be actually r square cancel and will be left with 4 pi. Now remember, this solid angle is measured in steradian. Okay, तो ये उसका यूनिट है स्टीरेडियन, इसी में वो यूनिट, इसी यूनिट में वो मेजर किया जाता है, याद रखो। और इसलिए इसको हम कहेंगे स्टीरेडियन, SR से उसको डिनोट किया जाता है, याद रखो ठीक से। तो द टोटल सॉलिड एंगल ऑफ अ स्फीयर इज गोइंग टू बी 4 pi steradian, whereas total solid angle of the total solid angle of a sphere is going to be actually 4 pi steradian. You have to remember this, okay? और at the same time one more thing we have to understand here कि अगर सपोज ये जो पूरा डायग्राम है वो अगर हम एज इट इज अगर कॉपी करके लेंगे नेक्स्ट पेज पे, सपोज देखो ठीक से, यस ओके। अब देखो इसमें ठीक से कि अगर सपोज ये सॉलिड एंगल जो है उसका अगर हम जो उसका सामने वाला जो एरिया है वो अगर परपेंडिकुलर नहीं है, उसके बदले अगर वो थोड़ा टिल्टेड है लाइक दिस, इफ यू हैव दिस एरिया लाइक दिस, ऐसा है सपोज, होता है ना कभी कभी कि अगर सपोज मान लो ये सॉलिड एंगल जो है वो सपोज ऐसा है, ठीक है, और उसके सामने का जो एरिया है वो एग्जैक्टली उसको परपेंडिकुलर नहीं है, रेडियस को परपेंडिकुलर नहीं है, बल्कि ऐसा कुछ है, ये देखो ऐसे, ये देखो। अभी हम क्या करने वाले हैं, हाउ विल यू फाइंड आउट दैट सॉलिड एंगल हियर। तो इसका जो सेंटर है, सेंटर पॉइंट जो है उसको हम P मान लेंगे सपोज। तो अब ये सेंटर पॉइंट जो है वो वर्टेक्स से कितना दूर है वो हमको पहले देखना होगा। लेट अस ट्राई टू फाइंड इट आउट, एंड दैट विल बी सपोज, ये देखो ये जो सेंट्रल पॉइंट और वर्टेक्स जो है इनको अगर ज्वाइन करेंगे तो ये बनेगा, और इसी लाइन को हम और आगे खींच सकते हैं आराम से, रेडियल लाइन जो है उसको हम और आगे खींच लेंगे
और उसको सपोज रेडियल लाइन बोल देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रेडियल लाइन। ओके, नाउ वी हैव टू कंसीडर दिस एलिमेंट ऑफ एरिया। तो ये जो एरिया है इसको हमको दो कंपोनेंट्स में बांटना होगा। इनमें से इस एरिया को हमको दो कंपोनेंट्स में बांटना होगा। उसको हमको इस तरह से कंसीडर करना होगा, इसका एक कंपोनेंट जो है वो ऐसा बनेगा, देखो ठीक से, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, ये सपोज इसका एक कंपोनेंट बन गया। अच्छा, वो मैं ग्रीन कलर से ड्रॉ करता हूँ। ये देखो यहाँ पे ये जो कंपोनेंट उसका है ये ऐसा है। ओके, जिसका नॉर्मल इस डायरेक्शन में रहेगा जरूर। ये देखो ये, ठीक है। और दूसरा जो उसका एक कंपोनेंट है वो ऐसी डायरेक्शन में रहेगा, जिसको मैं अलग कलर से यूज करता हूँ। ये देखो ये वाला दूसरा कंपोनेंट है, उसका जो नॉर्मल है वो इस डायरेक्शन में रहेगा, उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। ये देखो इधर, ठीक है। अब देखो ठीक से, इफ वी कैन कॉल दिस, ये देखो यहाँ पे ठीक से, अब ये जो एरिया है, ये जो मेन वाला कंपोनेंट था उसका नॉर्मल कौन सा है, उसको हम कहेंगे सपोज, ये देखो ये उसका नॉर्मल है, ठीक है, मेन वाला, जिसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। ठीक से देखो, ओके, तो इसको हमने दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया। इसको अगर हम बोल देते हैं सपोज ds, ओके, तो इसमें से ये वाला जो कंपोनेंट इस तरफ हमको मिल रहा है, जो जिसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट परपेंडिकुलर है इसको, ये ग्रीन कलर से जो दिखाया हुआ है, तो उसको हम बोलेंगे ds इंटू कॉस थीटा। एक्चुअली क्यों, क्योंकि ये एंगल अगर हमने पकड़ लिया थीटा है सपोज, तो इसका वो एडजेसेंट कंपोनेंट है, इसलिए उसको हमको ds cos थीटा बोलना होगा। और ये जो दूसरा कंपोनेंट है तो उसको हमको बोलना पड़ेगा ds इंटू साइन थीटा, ds साइन थीटा। ये देखो ठीक से, अब ये ds साइन थीटा जो कंपोनेंट है वो कुछ भी काम का नहीं है, क्योंकि उससे कोई एंगल नहीं बनने वाला। देखो ठीक से, अगर उसका हम थोड़ा छोटा करके देखेंगे तो आपको ठीक से पता चलेगा। ये देखो ये जो कंपोनेंट है, इससे ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो कंपोनेंट है पर्पल कलर से जो दिखाया हुआ है, उससे तुमको कुछ भी एंगल नहीं मिलने वाला है, वो कोई एंगल सबटेंड नहीं कर रहा है। लेकिन ग्रीन कलर से जो दिखाया हुआ है उससे ही पूरा एंगल सबटेंड हो रहा है, देखो ठीक से। तो इसलिए एक्चुअल एंगल सबटेंडेड जो है, सॉलिड एंगल जो सबटेंडेड है, वो निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमको जरूर इस ds cos थीटा को r स्क्वायर से, मतलब रेडियस स्क्वायर से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमको मिलेगा ds cos थीटा and that is to be divided by radius square. Okay, so this is going to be actually the formula for solid angle subtended by that angle. तो इस तरह से कोई भी एरिया जो होता है वो अगर टिल्टेड भी अगर है, अगर वो परपेंडिकुलर ना भी हो, तो भी उसके द्वारा जो सबटेंडेड एरिया एंगल है वो निकालने के लिए हमको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। तो देखो लास्ट स्लाइड में हमने क्या देखा था, ये देखो, द सॉलिड एंगल इज फाउंड आउट बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हियर। ये फॉर्मूला से हमको सॉलिड एंगल मिलता है, नो डाउट। बट अभी हम क्या देख रहे हैं, और लेकिन ये फॉर्मूला कभी यूज करना पड़ता है जब इट्स अ पार्ट ऑफ स्फीयर, मतलब इसका जो एरिया है वो एग्जैक्टली इस रेडियल लाइन को परपेंडिकुलर हो, तब जाके हम वो बोल सकते हैं आराम से। बिल्कुल, तो जैसे देखो ये जो एरियल लाइन है, मतलब सॉरी रेडियल लाइन जो है, इस रेडियल लाइन को वो परपेंडिकुलर है एरिया, इसलिए यहाँ पे इस केस में हम बोल सकते हैं कि द डी ओमेगा, दैट इज द सॉलिड एंगल सबटेंडेड हियर, विल एक्चुअली बी इक्वल टू ds अपॉन r स्क्वायर, नो डाउट। लेकिन अभी इस केस में गड़बड़ क्या हो गया कि यहाँ पे जो ये जो एरिया है वो इस रेडियल लाइन को परपेंडिकुलर बिल्कुल नहीं है। तो ऐसे केस में हमको क्या करना पड़ता है, ds cos थीटा अपॉन r स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है। बाकी कुछ भी अगर नहीं भी समझा तो भी इतना सिर्फ याद रख लो कि जब भी एरिया परपेंडिकुलर नहीं होता तो हमको उसको cos थीटा से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, बस। ठीक है, तो ये हमको अच्छी तरह से याद रखना है। देन नेक्स्ट वी कैन सी द गॉस थ्योरम। व्हाट डज दिस गॉस थ्योरम टेल्स अस इज,
इफ सपोज वी हैव अ क्लोज सरफेस, तो गॉस थ्योरम क्या कहता है, इफ यू हैव अ क्लोज सरफेस लाइक दिस, कोई भी एक क्लोज सरफेस कंसिडर कर लो और इसके अंदर नंबर ऑफ चार्जेस है जस्ट लाइक Q1, Q2, Q3 एंड सो ऑन अप टू लास्ट Qn। सपोज ऐसे अलग अलग नंबर ऑफ चार्जेस तुम्हारे पास है इस सरफेस के अंदर, मान लो कुछ बाहर भी है, ये सपोज Q डैश बाहर भी है, तो होता क्या है ना कि इस इन चार्जेस की वजह से क्या होगा कि ये जो ये क्लोज सरफेस जो है, इस क्लोज सरफेस में से कुछ ना कुछ फ्लक्स जाएगा जरूर, जो भी फ्लक्स जाएगा, तो जैसे ही ये जो पूरा जो क्लोज सरफेस है, इस क्लोज सरफेस में से पास होने वाला जो फ्लक्स है, तो वो फ्लक्स एक्चुअली 1/ε0 टाइम्स ऑफ द टोटल नंबर ऑफ चार्जेस ये होता है, दैट इज कॉल्ड एज द गॉस थ्योरम। रिमेंबर व्हाट दिस गॉस थ्योरम टेल्स अस सिंपली is that the total number of the total flux, electric flux passing through this closed surface is always equal to the summation of all charges enclosed by that surface. Remember, so here it is phi. Phi matlab electric flux which is passing through the closed surface, which must be equal to the 1/ε0 times of the summation of all the charges enclosed by that surface. Remember, this is basically the statement of Gauss theorem. Remember, I will repeat again. What is Gauss theorem? The electric flux passing out through any closed surface is always equal to the 1/ε0 times the summation of algebraic sum of all the charges enclosed by that surface. And now, in order to prove this Gauss theorem, what we have to do? तो अब देखो गॉस थ्योरम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो इट्स प्रूफ इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग, वी हैव टू अंडरस्टैंड। सी सपोज दैट वी विल हैव टू डिवाइड दिस सरफेस। अच्छा, सबसे पहले हमको क्या करना है कि टोटल फ्लक्स निकालना है, बराबर। फ्लक्स के लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, फ्लक्स इज गोइंग टू बी एक्चुअली इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ E into ds. In fact, it is E bar dot ds bar, where this is a dot product actually. तो ये हमारे पास फॉर्मूला है एक्चुअली, द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through any closed surface. Okay, and in order to apply this formula, in order to find out the flux passing through this closed surface due to Q1 here, तो Q1 में से Q1 की वजह से पास होने वाला जो फ्लक्स है वो निकालने के लिए हमको Q1 पे फोकस करना पड़ेगा। So let us try to focus on Q1 only and forget about all the other charges here. तो ये जो बाकी चार्जेस जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट है, लेकिन उनको थोड़े समय के लिए बाजू में रखो। और अभी सपोज ये Q1 जो है वो यहाँ पे है प्रेजेंट, ठीक है। अभी अगर हम इसको कंसिडर करते हैं, इसमें से जो पास होने वाला फ्लक्स है वो निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस पूरे सरफेस को डिवाइड कर देंगे छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर। लेट अस डिवाइड ऑल दिस होल सरफेस इन लार्ज नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सपोज दैट दिस इज अ पॉइंट P हियर, यहाँ पे एक पॉइंट कंसिडर करो P, जिसको हम बोल सकते हैं यहाँ पे, और इस पॉइंट के ऊपर जो एलिमेंट है इमेजिन करो, एक सपोज एलिमेंट यहाँ पे हम इमेजिन करते हैं इस तरह का, ये सपोज एलिमेंट है, ठीक है, जिसका एरिया ds है मान लेते हैं, ठीक है। तो अभी इस एलिमेंट का जो की वजह से जो सॉलिड एंगल यहाँ पे सबटेंड होगा, तो वो भी हम ड्रॉ कर सकते हैं आराम से। और ये जो एलिमेंट है या पॉइंट P जो है वो यहाँ से एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे होगा, उस डिस्टेंस को भी हम बोल देंगे r। सपोज ये डिस्टेंस r है सपोज मान लो, और इंटेंसिटी एट दिस पॉइंट ड्यू टू दिस Q1 विल बी डायरेक्टेड in this direction, radially outwards from this Q1। okay, तो ये इंटेंसिटी का डायरेक्शन हो गया।
बट यहाँ पे जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट का जो नॉर्मल है, वेक्टर नॉर्मल उसको हम बोल सकते हैं, तो वो नॉर्मल एक्चुअली इस डायरेक्शन में होगा, इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा जरूर। तो लेट अस ड्रॉ इट इन दिस वे। तो ये हो गया उसका वेक्टर नॉर्मल। फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली, पी पॉइंट से ही हमको उसको ड्रॉ करना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा वेक्टर नॉर्मल। ठीक है, इसको हम ds बार बोल देते हैं, ds बार चलेगा। दिस इज योर ds बार, and this ds bar is making an angle of theta with the intensity here. तो ये हो गया हमारा एंगल थीटा with the intensity. Okay, and now we can just join these endpoints of this surface with the q1 here. ये q1 के साथ अगर हम ये endpoints को join करते हैं तो ये देखो, ये इस टाइप का हमको सॉलिड एंगल मिल जाएगा। This solid angle is actually termed as d omega. Okay, इसको हम d omega बोल देते हैं। चलो, ये जो सॉलिड एंगल है ये बन गया d omega। ठीक है, अभी मुझे बताओ द टोटल व्हाट इज द फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस क्लोज दिस सरफेस, स्मॉल सरफेस ऑफ एलिमेंट ds। तो इसमें से पास होने वाला फ्लक्स कितना है, तो वो हम बोल सकते हैं E इंटू ds इंटू कॉस थीटा। करेक्ट है, ये हो गया फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्मॉल एलिमेंट of area ds. Okay, but we will have to integrate this so as to get the total flux, right? तो ये टोटल फ्लक्स मिलने के लिए हमको इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। चलो ठीक है, बट वी नो दैट intensity due to any point charge at any distance, at any point at a distance r from it is given by the formula that is we have, that is E is equal to क्या होता है, E is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into Q अपॉन R1। अभी इस केस में Q1 अपॉन R स्क्वायर ऐसा होगा वो। तो वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे इस E के बदले, तो हमको ये नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, देखो ठीक से, कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, तो अब यहाँ पे E के बदले क्या आ गया, ये देखो 1 अपॉन 4 पाई इंटू इप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 अपॉन R स्क्वायर। ये बन गया E का वैल्यू, and that is to be multiplied with ds which is kept as it is from the above। तो ये ds और this is multiplied with cos theta also as it is। Okay, now we can just take all the constants outside। तो जो भी constants यहाँ पे हमको दिख रहे हैं उन सबको हम बाहर लेके जाएंगे। तो इससे हमको ये मिलेगा नेक्स्ट स्टेप में phi is equal to, तो q1 is a constant, this 4 pi epsilon naught is again a constant, and what we are left inside is simply integration of ds into cos theta upon r square। ठीक, ये हमको मिल गया अंदर। लेकिन जैसा कि हम अभी हमने देखा कि देखो ds cos theta upon r square माना क्या होता है, वो तो सॉलिड एंगल होता है। तो अगर हम वो यहाँ पे यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, देखो ठीक से, वी हैव दैट ds cos theta upon r square is nothing but the d omega, which is simply the solid angle subtended by this element of area ds on the charge at q1। Okay, so just we can replace this here and get in the next step, that is phi is equal to, तो देखो नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या मिलेगा ना, phi is equal to q1 upon 4 pi epsilon naught into integration of d omega which is replaced here from this above। तो यहाँ पे जो हमने यूज किया है तो इसको यूज करके हम ये d omega यहाँ पे रिप्लेस करेंगे, तो ये बन गया इधर d omega। ओके, now we can just talk about the integration of d omega। what is integration of d omega, देखो ठीक से, integration of d omega, d omega मतलब क्या है, it is the solid angle subtended by a element, right? तो एक एलिमेंट की वजह से सबटेंड किया हुआ जो सॉलिड एंगल है वो यहाँ पे डी ओमेगा है। तो अगर ऐसा ही हम सॉलिड एंगल कंसिडर करते जाए तो हर एक एलिमेंट, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा,
यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा, यहाँ पे भी एक एलिमेंट होगा। ऐसे सभी एलिमेंट्स की वजह से जो सबटेंडेड सॉलिड एंगल है, उन सभी सॉलिड एंगल्स को अगर हम ऐड करते चले जाएं तो क्या होगा, पूरा स्फीयर के द्वारा सबटेंड किया हुआ सॉलिड एंगल हमको मिल जाएगा आराम से। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट द टोटल सॉलिड एंगल हियर can be obtained to be equal to 4 pi, which already we have seen in the last slide. So this is going to be the total solid angle subtended by the sphere. If you see, ये जो लास्ट वाला स्लाइड हमने देखा था, इसके अंदर हमने देखा था, देखो, this is going to be the total solid angle subtended by a sphere, which is obtained to be by 4 pi r square divided by r square, and hence we get this as a 4 pi in steradian, and this is going to be the total solid angle which is subtended. Okay, and now if we replace it here, then we can just get in the next step that phi is equal to, तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा हमको, तो phi is equal to q1 upon 4 pi epsilon naught into 4 pi, यहाँ पे इस इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा के बदले क्या आ जाएगा, 4 pi आ जाएगा। देखो ठीक से ये बन गया 4 pi, and then we will be able to cancel out this 4 pi with this 4 pi here, and what we are left inside is simply phi is equal to q1 upon epsilon naught, or we can call it as 1 upon epsilon naught into q1 simply. And in the same way, similarly, we can prove that the phi is going to be equal to 1 upon epsilon naught times q2 also, if we consider on the second charge. अगर हम ये second charge के ऊपर अगर फोकस करते हैं, देखो ठीक से, यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि there are number of charges here, तो यहाँ पे q1 है, ये q2 है, q3, number of charges are there inside this closed surface. If we go on focusing on each of this charge at a time, then we can get finally that the total flux passing through all these charges will actually be equal to here 1 upon epsilon naught times q1 plus 1 upon epsilon naught times q2 plus 1 upon epsilon naught times q3 and so on up to qn. तो ये जो अलग अलग जो चार्जेस है, तो इनकी वजह से जो भी टोटल फ्लक्स हमको मिलता है, तो वो q1 q2 q3 इन सब के एडिशन के बराबर मिलता है, बिल्कुल। तो 5 becomes equal to 1 upon epsilon naught times summation of q1 plus q2 plus q3 and dash up to qn as a final, which can be write it as phi is equal to 1 upon epsilon naught times the summation of q, ठीक है ना, qi from I equal to 1 to n, and this is going to be the Gauss theorem. So this is the important statement in the electrostatics, we can see clearly, and this is to be proved here. तो ये हमने गॉस थ्योरम आज के लेक्चर में प्रूव किया। या तो फिर इसका प्रूफ, ये प्रूफ भी तुमको पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए, ठीक है, तो याद रखो इसको ठीक से। ओके, so let us finish this lecture here. ओके, अच्छा, एक वापस मुझे एक बार आपका पोल लेना था कि जो लेक्चर जो आपका हो रहा है, तो ये इस टाइप का लेक्चर ही ठीक होगा या बोर्ड पे लेक्चर लेना ठीक होगा? आप क्या इस तरह? यस सर बोर्ड पे। सर बोर्ड पे प्लीज। सर बोर्ड पे। सर बोर्ड पे। सर बोर्ड पे, हाँ। सर ऐसे। सर ऐसे ही ठीक है, ऐसे ही समझ में अच्छे से आ रहा है। ठीक है, तो थोड़ा रिवाइज करके रखो कल के लिए गॉस थ्योरम और उसका जो प्रूफ है वो थोड़ा सा प्रैक्टिस करो,
तो कल के लेक्चर में हम फिर ट्राई करेंगे, एक बार बोर्ड पे ट्राई करेंगे, फिर अगर वापस अगर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो वापस ये भी है ही ऑलरेडी। चलो ठीक है, फिर अभी यहाँ पे हम लेक्चर एंड करते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके।